तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स। 10th का बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है। अभी 9th में जैसा भी गया, ठीक है, उसको हम साइड करके और अब हम 10th का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 10th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है फोर्स। इसको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझ में आएगा क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ फालतू की बात किए डायरेक्ट हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसको डिटेल में हम समझने वाले हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है ना। देखो, पहली चीज़ तो ये कि आप ज़रा एक चीज़ सोचो कि समझो कोई बॉडी है, ठीक है ना, कोई बॉडी है ये। इस बॉडी पर हम कोई फोर्स अगर लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये बॉडी या तो आगे की तरफ जाएगा, है ना। जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी का मोशन किधर होगा, आगे की तरफ, स्ट्रेट पाथ में होगा, है ना। सेकेंड थिंग्स क्या होता है कि कोई बॉडी है, इस पर हम कुछ ऐसा फोर्स लगाते हैं और इधर ये पाइवट किया हुआ है, इसको बांध के रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है ऐसे सर्कुलर मोशन करे। ठीक है ना। अच्छा, ध्यान रखना कि हमने रिजिड बॉडी का नाम लिया है। रिजिड बॉडी ही क्यों हमने बोला, बिकॉज देखो, अगर दूसरी कोई बॉडी रहेगा ना, जैसे मान लो क्ले है, तो उस क्ले पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोशन करेगा। हो सकता है वहीं पर बेचारा पचक जाए, मतलब वो गीला गीला जैसा हो जाएगा, वो मोशन ना करे, सर्कुलर मोशन ना करे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आपको फोर्स लगाना है किस टाइप की बॉडी होनी चाहिए, रिजिड बॉडी होना चाहिए। तो जब यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ये सर्कुलर मोशन कर सकता है, इस पर आप फोर्स लगाओगे तो हो सकता है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रेट पाथ में जब कोई बॉडी जब ट्रैवल करता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है लीनियर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन। ओके, और जब वही बॉडी स्ट्रेट पाथ में ना चल के सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं, जब सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है। देखो, अ रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स कैन हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन। जब किसी भी बॉडी पर आप जो है फोर्स लगाओगे तो वहाँ पर दो टाइप्स का मोशन हो सकता है, या तो वो मोशन लीनियर हो सकता है या फिर हो सकता है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन या तो लीनियर मोशन होगा या फिर रोटेशनल मोशन हो सकता है। लीनियर का मतलब इस पर फोर्स लगाया, ये बॉडी क्या है, आगे की तरफ ऐसे भागती जा रही है। किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और ये आगे ना जाके ऐसे रोटेट करने लगा, ऐसे गोल 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 सा घूमने लगा, रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ कि दो टाइप्स का आपको मोशन मिल सकता है जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाओगे तब। ठीक है ना। तो इसको और डिटेल में हम जरा समझते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, या फिर ध्यान रखना लीनियर मोशन को ही कभी कभी रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है, या फिर ट्रांसलेशनल मोशन भी उसी को कहते हैं। वही अगर रोटेशनल मोशन की बात करूँ तो ये रोटेशनल मोशन, कभी सर्कुलेटरी मोशन भी बोल देते हैं। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, डिटेल में ज़रा समझते हैं। पहले डेफिनेशन नोट करना है बच्चों तो बिल्कुल नोट कर सकते हो आप। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, तो देखो when a force acts on a stationary rigid body, ठीक है ना, कोई ऐसे रेस्ट में कोई बॉडी है और जब आप फोर्स उस पर लगाते हो तो विच इज़ फ्री टू मूव। ये भी याद रखना कि मतलब फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए। जैसे अब ये नहीं कि जैसे ये कोई दीवार है, दीवार को हम फोर्स लगाएंगे तो
वो मोशन नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, स्टेशनरी तो है बट वो किसी चीज़ बहुत स्ट्रांग है ना भाई, उसको ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक, सॉरी फोर्स लगा सकते हो बट उसको मूव तो नहीं कर सकते ना। समझ में आया भाई, उस पर हम इतना फोर्स लगा सकते हैं कि अगर वो भी मूव कर सकता है तो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, समझ में आया, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया, कोई भी ऐसी बॉडी हो जिस पर आप फोर्स लगा सकते हो और फोर्स लगाने के बाद ये फ्री होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि फ्री टू मूव होना चाहिए। जैसे फोर्स लगाओ तो ये मूव करे, किस पाथ में, स्ट्रेट पाथ में, सीधा, समझ में, एकदम स्ट्रेट। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल मोशन बोलोगे, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी इसको कह सकते हैं, या फिर लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल एकदम आसान सा लैंग्वेज, ठीक है ना, बिल्कुल इजी कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जैसे देखो, ये भाई साहब समझो किसी हाईवे पर है, ठीक है ना, या फिर कोई स्ट्रेट रोड है, उस रोड पर ये क्या कर रहे हैं, ऐसे कार चला रहे हैं, ऐसे भगाते हुए जा रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ, जहाँ तक स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रोड तो समथिंग स्ट्रेट ही होता है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल मोशन बोलोगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरता है, जैसे किसी ट्री से समझो कोई फ्रूट्स नीचे गिर रहा है ना, तो वो भी क्या है, सीधा गिरता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ऊपर से गिरता तो ऐसे ऐसे। अब भाई फेदर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हल्की चीज़ें जैसे पेपर को छोड़ते हैं तो पेपर ऐसे 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 करते हुए नीचे आता है, वो इसलिए आता है बिकॉज एयर रेजिस्टेंस है, उसके वजह से वो ऐसे 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 नीचे करके आता है। बाकी जो भी चीज़ थोड़ी सी जो भारी है, जिस पर एयर रेजिस्टेंस समथिंग निग्लिजिबल होता है, तो वो ऐसे ऐसे करते हुए, हम अभी किसी बिल्डिंग से जंप करेंगे तो हम ऐसे ऐसे क्रिस जैसे नीचे नहीं आएंगे, ऐसे सीधा नीचे गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा, मुंह फूटेगा, ठीक है ना। ओके, तो कोई भी फ्रूट जब नीचे गिरता है ना तो एकदम स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट पाथ में गिरता है, एकदम नीचे, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो इस टाइप के मोशन को भी आप क्या बोलोगे, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, जैसे फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल ऐसा नहीं कि आपने फुटबॉल का ऐसे किक किया तो फुटबॉल ऐसे ऐसे स्नेक जैसे करते हुए आगे नहीं जाता है, ठीक है ना। मुझे जो है वो गोल करना है तो मैं ऐसा उसको फुटबॉल को मारा कि फुटबॉल यूं 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 घूम के गया और जाके गोल कर गया, ऐसा नहीं होता है। फुटबॉल को जब आप किक करते हो ना तो वो भी स्ट्रेट पाथ में ही चलता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है फुटबॉल में कि फुटबॉल दो टाइप्स का मोशन करता है। जब फुटबॉल को आप किक करते हो ना तो फुटबॉल आगे तो बढ़ता ही है, साथ में ऐसे रोटेट भी होता है, चूं 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 रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसमें दो टाइप्स का मोशन होता है, यहाँ पर रोटेशनल मोशन भी होता है, जो फुटबॉल ऐसे रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल मोशन भी होता है, साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है। समझ में आया? ट्रेन की जो पटरी होती है ना, ये ट्रैक, वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाया जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेट पाथ पर कोई ऐसे ट्रेन चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, वो भी क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन है, या फिर उसी को आप लीनियर मोशन भी कह सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल है प्यारे प्यारे से, जो आप चाहो तो अपनी नोटबुक में बना भी सकते हो, या फिर नोट्स भी इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, मैं इसका लिंक में दे दूंगा। ओके, अगला हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। व्हाट इज मीन बाय रोटेशनल मोशन?
ठीक है, पहले हम प्यारा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया कि कोई भी बॉडी है तो बॉडी पर जब आप फोर्स लगाते हो तो उसके पास दो कैपेसिटी होती है, या तो वो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगा या फिर रोटेट करेगा। तो यहाँ पर याद रखना, वहाँ पे जब हमने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ की जो बॉडी है ना, वो बॉडी कैसी है कि जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हो तो फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ये किसी चीज़ से टाइट नहीं, बंधा हुआ नहीं है। आप फोर्स लगाओगे तो वो मूव करके स्ट्रेट पाथ में जाएगा, समझ में आया। लेकिन बाबू जब इसमें मैं आपको बताऊंगा तो इसमें देखो रोटेशनल मोशन में क्या है, रोटेशनल मोशन में कुछ अलग चीज़ें हैं। नाउ कंसीडर अ बॉडी पायोटेड एट पॉइंट, मतलब इसमें बॉडी को समझो कहीं ना कहीं उसका सेंटर मान के चलना है, मतलब वो बॉडी उसके अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। जैसे देखो ये पेन है, अगर इस पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये देखो ओके, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये टाइड है ना, फ्री टू मूव नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव करेगा, मतलब स्टेशनरी सॉरी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा। यहाँ पर समझो फोर्स लगाऊंगा तो ये देखो, समझ में आया, इसके अराउंड ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है कि आपकी जो बॉडी है वो कैसी है, पिवोटेड है, ठीक है ना, नॉट फ्री टू मूव। मूव करने के लिए यहाँ पे बॉडी आपकी फ्री नहीं है। एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट सूटेबल पॉइंट। हाँ, सूटेबल पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, बॉडी का सेंटर ये है, तो अगर आप यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो ये समझो सेंटर पर फोर्स लग रहा है, समझ में आया। तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। जैसे ये पेन देखो, मैं यहाँ पर है, इसका सेंटर ये है जहाँ पर मैं पकड़ा हूँ, राइट, यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव थोड़ी करेगा। इधर सूटेबल पॉइंट इधर है, इधर अभी फोर्स लगा रहा हूँ तो देखो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पर लगाऊंगा तो थोड़ी, ये तो पिवोटेड पॉइंट हो गया ना, जहाँ पर पकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सूटेबल पॉइंट होना चाहिए। तो इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवोटेड पॉइंट। सिंपल सा बात समझ लो, जो पिवोटेड पॉइंट है ना उसी के अराउंड ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं एक फिगर बना के थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो बात भाई ये है कि जैसे देखो, चल जा भाई, क्या हुआ, ये देखो ये कोई रॉड है, इस रॉड को मैं यहाँ पर एक स्क्रू लिया और स्क्रू को इसमें डाल के टाइट कर दिया कि ये मूव नहीं करेगा। अगर मैं मतलब ये सेंटर इसका इधर उधर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ना तो ये सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ टाइम बाद जब फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी इधर आ जाएगी, समझ में आया। फिर फोर्स लगाऊंगा तो मूव करके इधर आ जाएगा, समझ में आया। ये ऐसे मतलब इसी सेंटर के अराउंड ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इस सेंटर के अराउंड, जिसको हम पिवोटेड पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस पिवोटेड पॉइंट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करेगा। जब ऐसे रिवॉल्व कर रहा है मतलब ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो इसी को आप बोलोगे कि ये किस टाइप का मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है। समझ में आया, इसको आप बोलोगे कि ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। तो भैया ये आपके सामने डेफिनेशन है, डेफिनेशन को आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और आप जान लो, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है ना। उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है, और वो क्या होता है, वो होता है टर्निंग इफेक्ट। भाई रोटेट करेगा तो वहाँ पर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा उस इफ़ेक्ट को हम टर्निंग इफ़ेक्ट बोलते हैं।
या फिर टॉर्क भी बोलते हैं, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, 3 नाम है इसके। ओके, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो ये इसका डेफिनेशन है। थोड़े से प्यारे प्यारे यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए ये है आपके सर्कुलर या रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल। देखो ये कोई टॉप है, ठीक है, इस टॉप का ये रहा पाइवोटेड पॉइंट, ये वाला, ठीक है ना, इसी का राउंड ऐसा गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है। फुटबॉल का भी सेम थिंग्स ऐसा ही होता है। समझो ये फुटबॉल अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, समझ में, तो इसका पिवोटेड पॉइंट क्या है, ये होगा। ये हेलीकॉप्टर है, इसका पिवोटेड पॉइंट ये होगा, इसके अराउंड ऐसा ओके। अर्थ है, अर्थ का भी एक एक्सिस होता है, एक्सिस के अराउंड अर्थ भी रिवॉल्व करता है, ठीक है ना। ये एक देख ही रहे हो आप, ठीक है ना। फिर इस व्हील है, ओके। फिर ये अगर आप ऐसे डांस कर सकते हो गोल गोल, या फिर शक्तिमान अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, ओके। ये व्हील्स है, व्हील्स का पॉइंट ये इस पॉइंट के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। फ़ैन है, ठीक है ना, डेली हमारे घर में, अभी भी आपके घर में भी चल रहा होगा, ठीक है ना। फ़ैन का ये क्या होता है, एक्सिस होता है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है गोल गोल सा, समझ में। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये सारे एग्जाम्पल किसके, सर्कुलर मोशन के हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं सर्कुलर मोशन अगर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें पहला है मोमेंट, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, ठीक है। जहाँ पर भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, टॉर्क, या फिर टर्निंग इफेक्ट। अभी टर्निंग इफेक्ट होता क्या है, देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो समझो कोई बॉडी है, ठीक है ना, आपको हमने एक बॉडी दे दिया ऐसा, ओके। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये है आपके सामने एक बॉडी है, ठीक है। किधर गया भाई, है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ हाँ ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का ये रहा एक्सिस, ठीक है ना, मतलब पिवोटेड पॉइंट है ये, इसी पॉइंट के अराउंड ये बॉडी रिवॉल्व करने वाला है, ठीक है। अगर आप इस पर कोई ऐसे फोर्स लगाते हो, समझ में आया, कहीं पर भी यहाँ फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि ये सूटेबल पॉइंट नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला कि देखो सूटेबल पॉइंट का मतलब कि आप एक्सिस को छोड़ के कहीं पर भी फोर्स लगा सकते हो, समझ में आया। जिसके अराउंड आपका बॉडी रिवॉल्व होने वाला है ना, मतलब उस जिसके अराउंड घूमने वाला है ना, ठीक है ना, उस पॉइंट को छोड़ के जहाँ इच्छा हो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फोर्स लगा सकते हो। मान लो हमने यहाँ पर इस बॉडी पर फोर्स लगाया, अब ये बॉडी क्या होगा, ऐसे रिवॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आया। तो यहाँ से इस पॉइंट से और जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो वहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, बस इसी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, समझ में आया। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स।
Consider a body which is pivoted at point O when a force F is applied horizontally on the body with its line of action in the direction AP. ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा, जरा कभी सोचा है कि जैसे हमारे घर में जो डोर होता है, मान लो ये डोर, ठीक है, ये डोर का यहाँ पर हिंज लगा होता है, यहाँ पर ये हिंज 2-3 होते हैं हर घर में, हिंज ऐसे, जिस पर डोर क्या है, रुका होता है। मतलब ये वॉल में क्या होता है, वॉल बोल रहा हूँ, वो साइड में जो उसका फ्रेम होता है, उस फ्रेम में ये टाई होता है, मतलब कि इसको पकड़ के रखता है इसको, और इसी के अराउंड डोर ऐसे ओपन, मतलब यहाँ पर एक हैंडल होता है ऐसे, ठीक है ना, इस हैंडल को पकड़ के और हम ऐसे खींचते हैं, पुल करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, पुश करते हैं तो फिर बंद हो जाता है। ऐसा ये सिस्टम होता है। इस हैंडल को अगर यहाँ पर लगा देते आप तो क्या दिक्कत थी भाई? यहाँ लगा देते तो क्या दिक्कत थी? हैंडल को इतना दूर क्यों लगाने का, इधर लगा दे रहे। दिक्कत है, क्या दिक्कत है? बहुत सारे बच्चे समझ भी रहे होंगे क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बाबू अगर हैंडल यहाँ होगा ना, तो आप जब फोर्स लगाओगे ना इस पर, तो फोर्स से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब ये ओपन होगा, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्लोज होगा। दिन रात कारपेंटर को क्या है, बुरा भला बोलोगे, किसने बनाया किसने बनाया किसने बनाया ये मुजस्समा, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसलिए जो कारपेंटर है वो फिजिक्स तो नहीं पढ़ा होता है अक्सर, फिलहाल ऐसा 100% भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको पता है कि इस हैंडल को यहाँ लगाएंगे तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगाओगे तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में? इसका रीज़न बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हो ना इस पर, तो डोर एक्चुअल में क्या करता है, डोर एक्चुअल में उसमें टार्क होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर होता है। समझ में? ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पर भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टार्क कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि डोर कितना इजीली क्लोज हो रहा है, कितना इजीली जो है ओपन हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, जब ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा ना, समझ में, डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस इस हिंज से कम होगा तो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, वही है मोमेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, आगे इसका आगे है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। वही चीज़ें चाहे डोर पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको डोर के हिसाब से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल इसको समझो कि ये डोर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। तो उसी का यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन भी है नीचे, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो, फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो किसी बॉडी के टर्निंग इफेक्ट पर मतलब इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना। तो वो है पहला, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड। ओके, जैसे डोर था तो डोर पर आप कितना फोर्स लगाओगे उस पर डिपेंड करता है कि डोर आपसे क्लोज होगा कि नहीं होगा, ओपन होगा कि नहीं होगा। वो आपके थ्रू जो फोर्स लगाया गया है ना, उसके क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे डोर बड़ा आराम से क्लोज होगा, कम फोर्स लगाओगे डोर क्लोज होने में प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है ना। अभी छोटे बच्चे को डोर क्लोज करने को देते हैं तो कहाँ क्लोज कर पाता है, अक्सर नहीं कर पाते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उतना फोर्स ही नहीं लगा पाता। यानी कि आपका ये जो टर्निंग इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये किस पर डिपेंड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आप कितना फोर्स लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड है। सेकेंड चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है ना। हैंडल का हमने बताया ना भाई, आपका जो हैंडल जहां आप फोर्स लगा रहे हो वो एक्सिस से कितना दूर है। अगर बहुत दूर है तो बल्ले बल्ले है, बहुत पास है तो वो जोर का फोर्स लगाना पड़ेगा। छोटा बच्चा है तो बेचारा ओपन भी, वो उसको ओपन भी नहीं कर पाएगा, क्लोज भी नहीं कर पाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आया। तो द टर्निंग इफेक्ट, यहीं से तब आपका डेफिनेशन बनता है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। समझ में है। सेकेंड थिंग्स यहाँ पर जान लो कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, जो हमने आपको बताया, जो आपका टर्निंग मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम टार्क बोल रहे थे, वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है भाई, जो बॉडी है उस बॉडी का ये रहा एक्सिस, इसके अराउंड ये रिवॉल्व ऐसे मतलब टर्न करेगा ऐसे। समझ में। तो जो आपने फोर्स लगाया है, और ध्यान रखना यहाँ पर जहाँ फोर्स लगाया हो ना वहीं पर ऐसे लाइन ड्रॉ करना, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये नहीं कि ये डिस्टेंस लेने लगो, नहीं ये डिस्टेंस नहीं लेना है। डिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए ऐसे। कहने का मतलब ये, इसमें देखो मिस्टेक बच्चे करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं ना, ठीक है ना, और इसका पॉइंट ये है ना एक्सिस, तो आपका फोर्स ये लगा है ना ऐसे, अगर ऐसे लगाए तो फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है ना। ये होगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा। बहुत बच्चे ये डिस्टेंस ले लेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत डीपली चीज़ समझो, ठीक है ना। बहुत डीपली चीज़ें हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जो फोर्स लगा रहे हो ना उस फोर्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। कहाँ से, जो सेंटर है जहाँ जिसके अराउंड बॉडी रिवॉल्व कर रहा है उस पॉइंट से, जैसे फोर्स यहाँ पर लगाया ना ये फोर्स, ठीक है ना, तो ये जो है ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ आएगा, चाहे यहाँ जहाँ पर भी परपेंडिकुलर आएगा वहाँ पर आपको परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करना है। समझ में आया, 90 डिग्री, ये होगा डिस्टेंस। दिख रहा है कि फोर्स यहाँ लग रहा है, राइट, तो ये नहीं कि डिस्टेंस ये लगो, देखो ना ये 90 डिग्री है क्या, नहीं ना, तो फिर डिस्टेंस ये कैसे होगा, नहीं हो सकता। समझे, ये चीज़ें ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ से इसीलिए आपका जो फार्मूला बनेगा वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, जो पीछे हमने आपको फिगर बनाया था, ओ का मतलब वही एक्सिस है, पॉइंट है, जो पॉइंट हमने पिवोटेड लिया था। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये हमेशा अपने पास रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फिर अब हम ये तो जान लिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या चीज़ है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जब जान ही लिए तो उसके बारे में और भी चीज़ें थोड़ी सी जान लेते हैं, कुछ पॉइंटेड जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है ना, देखो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर। हाँ याद रखना, SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्यों न्यूटन मीटर होता है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो मोमेंट ऑफ फोर्स को टाउ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाउ इक्वल्स टू होगा F इंटू डिस्टेंस D।
फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बाबू, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। सो ये यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी चीज, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करूँ तो देखो सीजीएस में न्यूटन को ही हम डाइन बोलते हैं, वो चुड़ैल वाली डाइन नहीं है, ये डाइन अलग है। डाइन और मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। सो यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। ओके, वही इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल, एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी होता है। तो अगर ग्रेविटेशनल में एसआई यूनिट की बात करोगे तो केजीएफ मीटर होगा। वही सीजीएस सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो जीएफ सेंटीमीटर होगा। मल्टीपल चॉइस में भैया क्वेश्चन पूछता है इस पर, इसलिए ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे दीज यूनिट्स आर रिलेटेड एज फॉलोज। देखो 1 न्यूटन मीटर को आप लिख सकते हो 10⁻⁷, मतलब 10 टू द पावर कितना, 7 डाइन सेंटीमीटर। किस में, सीजीएस में। ठीक है ना, ये सीजीएस है और ये एसआई है, समझ में आया। वही 1 केजीएफ मीटर को आप 9.8 न्यूटन मीटर लिख सकते हो। वही 1 जीएफ सेंटीमीटर है तो 980 सेंटीमीटर होता है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसका ये 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू, देखो न्यूटन को आप लिख सकते हो 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। ओके, और 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो ये सब्स्टिट्यूट करके उसी को सॉल्व कर लिया तो ये 10⁻⁹ आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। देखो अगर मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करूं तो जो घड़ी होती है, आपने वॉच तो देखा ही होगा, आप लोगों ने वॉच तो देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो देख लो, यही वॉच है। ठीक है ना, वॉच में हैंड होता है। ठीक है ना, और ये जो हैंड है ना, ओके, इस हैंड को चलने का जो डायरेक्शन होता है वो ये होता है। तो जब कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं, ऐसे। ओके, और जब कोई बॉडी ऐसे रोटेट करने लगता है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक ये समझना है कि भाई ये मोमेंट क्या होता है, इसका मोमेंट से क्या रिलेशन है। तो देखो जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो या तो वो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, यानी कि क्लॉक का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा, या तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में वैसे ही रोटेट करेगा जैसे घड़ी की सुई चलती है ना। मतलब if the effect on the body is to turn it anti clockwise। समझ में आया, मतलब आपने कोई फोर्स लगाया और ऐसा फोर्स लगाया कि वो बॉडी रोटेट करने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है ना, बॉडी तो रोटेट कर गई बट एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पर हमने ऐसे फोर्स लगाया, इसका ये पिवोटेड पॉइंट है, ये बॉडी बेचारी ऐसे मूव करने लगी। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोटेट कर रहा है तो मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा ना, F इंटू डी मिलेगा ना, डिस्टेंस मिलेगा ना, F मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा उसको आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलोगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, उसको आप क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलोगे। ओके, एंड इट इज टेकन पॉजिटिव। ध्यान रखना, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो वो पॉजिटिव होता है। मतलब
जैसे क्वांटिटी कुछ नंबर लेंगे, मान लो 5 आया, 6 आया, 10 आया, कुछ भी आएगा ना, तो उसमें मान लो कि इस पर हमने लगाया और समझो F हमारा 2 न्यूटन था, ठीक है ना, D हमारा 2 मीटर था, ओके, तो आपको टार्क कितना मिल गया, 2 2 जा 4 न्यूटन मीटर मिला, है ना। तो ये किस में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा, समझ में आया, ये कहने का मतलब है, मतलब पॉजिटिव है, ओके। वाइल इफ द इफेक्ट ऑन बॉडी इज टू टर्न इट क्लॉकवाइज, लेकिन समझो किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया, ठीक है, ये बॉडी है, इस बॉडी पर हमने फोर्स इधर लगाया, इसका ये पिवोटेड पॉइंट है, और ये बॉडी ऐसे रिवॉल्व करने लगी, ऐसे क्लॉक। तो इस टाइप के का जब ऐसे रिवॉल्व करेगी तो भी आपको क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स तो मिलेगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का मोमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस टाइप के मोमेंट ऑफ फोर्स को आप क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज मोमेंट बोलोगे। और हाँ, याद रखना, इट इज टेकन नेगेटिव, निगेटिव होगा। निगेटिव मतलब सेम वही चीज़ आप समझ लो, यहाँ पर जो आपका टार्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो आपका जैसे उधर +4 आया था ना, इधर -4 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है, ठीक है ना, ये लिखना होता है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो, ये स्क्रू आप देख रहे हो, स्क्रू में स्क्रू ड्राइवर को ऐसे लगाना है और उसको घुमाना है, समझ में आया। तो स्क्रू वुड हो या फिर वॉल होता है, कोई भी चीज़ होता है, उसमें क्या है, इंसर्ट हो जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है ना, या फिर बाहर की तरफ भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप जानते रहना, ठीक है ना, कि मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना, वो एक टाइप्स का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है, समझ में आया, डायरेक्शन होता है। द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड्स। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आउटवर्ड। यानी कि मान लो ये आप देख रहे हो, देखो ये कोई स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, स्क्रू है। अभी स्क्रू को यहाँ पर लगा के ऐसे घुमाते हैं, समझ में आया, तो घुमाते हैं तो ये अंदर की तरफ इंसर्ट करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे 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 लगा के ऐसे अगर घुमाओगे, समझ में, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि हम नहीं समझ पाते हैं, जैसे कहीं पर स्क्रू हमें कोई ओपन करने के लिए दे दिया कि भाई स्क्रू को ज़रा ओपन कर, तो एक बार ऐसे घुमाते हैं, फिर एक बार ऐसे घुमाते हैं, जिधर खुलने लगता है, ओपन होने लगता है, तो हम उसको लगते हैं ढीला करने, ठीक है, हाँ इधर इधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, ठीक है ना, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड का मतलब ये स्क्रू बाहर की तरफ आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू किधर आएगा, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू बाहर की तरफ निकलेगा। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये स्क्रू है, स्क्रू का ये वाला पोर्शन आप देख ही सकते हो, इसमें हम स्क्रू ड्राइवर ऐसे डाल के और इसे घुमाएंगे ना, तो अगर आप जो है इसको ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे, समझ में, ऐसे अगर रोटेट करते हो ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये टाइट होगा, मतलब कि अंदर की तरफ ये जाएगा। ये स्क्रू किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। और इसको अगर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तब ये बाहर की तरफ आएगा एकदम ऐसे, समझ में।
एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर। वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब भाई फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें जानते रहो। आने वाले टाइम में मान लो इंजीनियर बनोगे तो ऐसे घुमा घुमा के चेक करोगे क्या? कोई नट आपको, कोई नट है उसको ढीला करने के लिए दे दिया तो पता चला कि उसको घुमाओगे एक बार देखोगे किधर टाइट हो रहा है किधर ढीला हो रहा है? ऐसा थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। किधर टाइट हो रहा है किधर लूज़ हो रहा है वहाँ पर हमको चेक थोड़ी करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप जानते रहो यहाँ पे कि ये यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज करोगे ना तो जो रोटेशन का जो मतलब रोटेशन होगा वो आउटवर्ड्स होगा। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन आउटवर्ड्स होगा, समझ में आया। और वही यहाँ पर देख लो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और वाइल दैट द क्लॉकवाइज मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इनवर्ड, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। समझ में आया? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे हम ही तो ओपन कर रहे हैं ना, तो ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ मुझ से, ओके। ऐसे घुमाऊंगा तो मेरी तरफ आएगा। समझ में आया? ये चीज़ें हैं, ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात ये आती है कि हम रोटेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, मतलब द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज। समझ में आया? मतलब मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम क्या करके, ठीक है ना, क्या करके जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है बॉडी का वो चेंज कर सकते हैं। तो पहला है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई बॉडी है, ये इसका पिवोटेड पॉइंट है। ध्यान से समझ। इस बॉडी पर जब आप फोर्स लगाओगे, इस बॉडी पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी या तो ऐसे रोटेट करेगा, समझ में आया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा, या फिर मीट जा भाई एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो हम कैसे जानेंगे कि कब मेरा क्लॉकवाइज हो सकता है कब एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है? आखिर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास दो रास्ते हैं डायरेक्शन को चेंज करने का। पहला है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब ये है कि देखो, अब इसका हम पिवोटेड पॉइंट इधर बीच में रख देते हैं, इधर है, ठीक है। देखो डायरेक्शन मेरा फोर्स का इधर से ही रहने वाला है, समझ में आया? मैं ऐसे ही फोर्स लगाऊंगा, लेकिन जब इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी कैसे रोटेट करेगी? ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। जैसे देखो इस पर फोर्स लगाया इधर, ओके, देखो ये डायरेक्शन ये है, समझ में आया? कुछ ऐसे, क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं वही फोर्स को इधर के बजाय इसको लेकर चला आया, बोला कि नहीं मुझे इधर फोर्स लगाना नहीं जम रहा है, मेरा डायरेक्शन यही रहेगा फोर्स का, लेकिन मैं यहाँ नहीं, पॉइंट को चेंज करके यहाँ लगा देते हैं। जब यहाँ बाबू फोर्स लगाओगे ना, यूं, ये क्या हो गया? ये तो ऐसे मोशन करने लगा। मतलब यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे मोशन कर रहा था, यहाँ फोर्स लगाया, इधर एक और फिगर बना देता हूँ, यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे मोशन कर रहा है, यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे मोशन कर रहा है। बातें समझ में आया? इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब हम पॉइंट को चेंज करके और
उस बॉडी के मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हैं। एक आपके बुक के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक डिस्क है, ठीक है ना। इस डिस्क पर जब ये भाई साहब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, समझ में। लेकिन डायरेक्शन यही है, लेकिन पॉइंट चेंज करके बी पॉइंट पर यहाँ फोर्स लगा दिया। तो ये बॉडी ऐसे मूव करने लगी, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट आप चेंज करके आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। सेकेंड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये है, यहां पर आप देख लो एक, ठीक है ना, इसका ये पिवटेड पॉइंट है ये, ठीक है। जब ये भाई साहब इस पर फोर्स इधर से लगा रहे हैं, रुको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखो जब ये भाई साहब, मतलब मैं भाई साहब, ये ज़रा देखो, ये पिवटेड पॉइंट है। जब इस पर फोर्स यहाँ पे लगा रहा है ऐसे, तो ये बॉडी ऐसे रिवॉल्व करेगी, सही बात है ना। अरे ये जैसे है, इस पर फोर्स लगाया तो देखो ऐसे ही रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसी पर अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊं तो ऐसे। अब ये पॉइंट वही है, फोर्स यहीं पर लगा रहा है, बस ऐसे की जगह ऐसे फोर्स लगाएगा इस पर, ठीक है ना। तो ये बॉडी ऐसे रिवॉल्व होने लगी, समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप जो है फोर्स का डायरेक्शन चेंज करके भी मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। यानी कि द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पिवटेड एक्सल बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F एट द फ्री एंड ऑफ द एक्सल। क्लियर हुआ? ये चीज़ें हैं। अब हमारा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। कुछ कॉमन एग्जाम्पल किसके? मोमेंट ऑफ फोर्स के और किसके? तो देखो, इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल आता है बहुत ही बेहतरीन। हाँ, तुम हट जाओ इधर। वो है टू ओपन और शट अ डोर, ठीक है ना। टू ओपन और शट अ डोर, जब आप डोर को, ये हैंडल है देखो, ये इसका हिंज है, आपको दिख रहा होगा, ये हिंज है जिस पर डोर टिका होता है, समझ में आया। यहाँ पर 2 3 4 होते हैं, आप अपने घर में देख लेना आपके घर में कितने हिंज लगे हैं, 4 है कि 3 है, ओके। ये हैंडल है, हैंडल को पकड़ के ऐसे ओपन करते हैं, समझ में। ये हैंडल को ऐसे पकड़ के ओपन करते हैं। ये हिंज, याद रखना, फोर्स आप यहाँ लगा रहे हो ना, तो परपेंडिकुलर जो फोर्स का लाइन होगा ये होगा, ठीक है ना। जब फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो ये नहीं कि इस हिंज से ये डिस्टेंस नहीं होगा, इस डिस्टेंस से हमेशा, सॉरी, इस हिंज से जो डिस्टेंस होगा फोर्स का वो हमेशा आपको ये लेना है। मैंने बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखना, ठीक है ना। ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। We apply a force F normal to the door at its handle P, which is provided at the maximum distance from the hinge. जब ये आपका हैंडल ना इस हिंज से दूर होगा तो आप कम फोर्स लगा के इसको इजीली ओपन कर सकते हो। अगर ये हैंडल इधर होगा, पास होगा, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, बिल्कुल वैसा ही समझ लो। आपको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग बता देते हैं। देखो, जैसे हमने आपको बताया ना कि मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। सपोज ये डिस्टेंस, अगर मान लो कि 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 मीटर है और फोर्स 1 मीटर है, ओके। तो फोर्स आप समझो 10 न्यूटन
लगाया और डोर ओपन हो जा रहा है, मतलब कि 10 न्यूटन मीटर में ये समझो डोर ओपन हो जा रहा है। समझ में आया? तो अगर ये डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हो, इंक्रीज़ कर दोगे तो भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा। इंक्रीज़ कर दोगे तो जो आपको 10 न्यूटन लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी, 10 न्यूटन से कम फोर्स में ही आप उसको क्या कर सकते हो, ईजिली ओपन कर सकते हो। समझ में आया? तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा तो आपको ओपन करना इसको ईजी होगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द अपर मूवेबल सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल। देखो यहाँ पर जरा देख लो, ये आपने ग्राइंडर देखा है, ठीक है ना, गांव में होता है, आपने देखा होगा, गांव वगैरह में इसका यूज़ होता था, पहले के टाइम में लोग इसका यूज करते थे। अभी क्या है, इसका यूज बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है ना। अभी ये क्या है, ये इसका देखो, ये इसका पिवटेड पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसका पिवटेड पॉइंट है। इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से, तू इधर आ जा, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ही बताएगा कि आपको कितना फोर्स लगाने पर ये अच्छे से रोटेट होगा। समझ में आया? इसमें लोग गेहूं वगैरह डालते हैं या फिर क्या बोलते हैं, तुअर वगैरह डाल के इसमें दाल वगैरह बनाते हैं, आटा भी बनाते हैं, ठीक है ना, फ्लोर, ठीक है। तो इसको हैंडल को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, यूं 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 घूमता है। समझ में आता? ये हैंडल जो है ना, ये रिम के पास लगाते हैं। समझ में आया? वही उधर था, इसको क्या है, रिम के पास ही क्यों लगाते हैं, उसका रीज़न क्या है, देखो। द अपर मूवेबल सर्कुलर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम। रिम के पास होगा ना तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ये जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा ना तो आपको घुमाने में क्या होगा, ईजी होगा, बहुत कम फोर्स लगा के आप इसको रोटेट कर सकते हो। थर्ड आपको मैं बता दूं, देखो, फॉर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील अ फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑन द व्हील। देखो, ये देखो कितनी बढ़िया कार है, इस कार का हैंडल पकड़ के ऐसे हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। ओके, ये तो रही कार का हैंडल, ठीक है ना। अभी ये देखो स्टीयरिंग किसका है, ये किसी ट्रक वगैरह का, ये स्टीयरिंग बड़ा है, ये स्टीयरिंग आप देख रहे हो चीज़ छोटा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये किसी कार की स्टीयरिंग है, कार में बहुत कम फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो, ईजिली उसको, कार को टर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका स्टीयरिंग छोटा रहेगा तो भी चलता है भाई। ये इसका मान लो पिवटेड पॉइंट हुआ ये, ठीक है। हैं? क्या हुआ भाई? लगता है कुछ हैंग हो रहा है क्या? ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। एक सेकेंड, ये भी अपना सेंटर दिखा दिया, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसका। अच्छा, हाँ, देखो इसका ये क्या है, सेंटर था, अभी सेंटर दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो इसका सेंटर है, तो ये छोटे में रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगा, आप कम फोर्स भी लगा के इसमें काम चला सकते हो। लेकिन भाई ये क्या है ना, यहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आया? तो उस फोर्स को, क्योंकि चलाने वाला तो एक ही आदमी ही होगा ना, कोई शैतान थोड़ी चलाएगा, हमारे आपके जैसे आदमी ही तो चलाएंगे ना। तो वहाँ पे क्या है कि हम कम फोर्स लगा के ही आराम से रोटेट कर लें, इसलिए ये इसकी स्टीयरिंग क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि ये सेंटर से जब यहाँ तक का, रिम तक का जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आप कम फोर्स लगा के ही क्या कर सकते हो, ईजिली उसको घुमा सकते हो। समझ में ये चीज़ें होती है। ओके, इसके बाद ज़रा देख लेते हैं। इन अ बाईसाइकिल टू टर्न द रियर व्हील एंटी क्लॉकवाइज अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द फुट पैडल ऑफ द फ्रंट टूथ। यहाँ पर ज़रा देखो, ये वाला देख रहे हो पार्ट कितना बड़ा है, ठीक है। ये वाला पार्ट बड़ा होता है, ये हैंडल भी थोड़ा, ये पैडल भी थोड़ा सा लंबा होता है, ताकि आप इजीली फोर्स, कम फोर्स लगा के भी आप इसको क्या कर सकते हो,
चला सकते हो। ये छोटा होता है लेकिन ये वाला बड़ा होता है। जहाँ पर आप फोर्स लगाते हो वो क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कि ये रिम से डिस्टेंस, रिम से और इसके ये सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? तब आप कम फोर्स लगा के भी काम चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको देख लो, स्पैनर यूज टू टाइटन और लूसन अ नट। ठीक है ना, ये नट, ठीक है ना, ये स्पैनर जितना लंबा होगा ना तो ये होगा सेंटर, और ये अगर आप यहाँ पर फोर्स लगा के ऐसे घुमाओगे ना तो इसका अगर लेंथ ज़्यादा होगा ना तो कम फोर्स लगा के ही आप किसी भी नट को लूज या फिर टाइट कर सकते हो। हैंडल टू प्रोड्यूस अ लार्ज मोमेंट ऑफ फोर्स बाय स्मॉल फोर्स अप्लाइड। बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा के आप जो है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। इसलिए ये स्पैनर कैसा होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है। ठीक है ना, ऐसे ही अ जैक स्क्रू यूज टू लिफ्ट अ हैवी लोड सच अ व्हीकल has a long arm so that less effort is needed to rotate it so as to raise or lower the load table। समझ में आया? ये दिख रहा है, ये बाहर की तरफ ये है ना, ये होल आप देख रहे हो, इस होल में एक ये डंडा होता है, ये देखो रॉड जिसको आप कह सकते हो, आयरन की रॉड होती है, उसमें ऐसे लगाओ, ऐसे घुमाओ। ठीक है ना, जब उसको घुमाओगे ना तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, और जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी को ऊपर लिफ्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये जो रॉड होता है, ये रॉड लंबा होना चाहिए क्योंकि ये उसका सेंटर हुआ, और सेंटर से जितना ये लंबा होगा ना तो आप कम फोर्स, कम एफर्ट, लेस एफर्ट लगा के ही क्या कर सकते हो, उसको ईजिली ऊपर उठा सकते हो। ठीक है ना, तो ये अब कंक्लूजन क्या आपको निकला, कंक्लूजन ये निकला सारे एग्जाम्पल से, conclude that the turning of a body about an axis depends not only on the magnitude of force। केवल फोर्स पर आपका जो टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है ना, जो टर्निंग इफेक्ट है ना, वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी वो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड नहीं है कि आप जितना फोर्स लगा दोगे उतना ही ज़्यादा आपको टर्निंग ऑफ बॉडी मिलेगा ना। ये किस पर डिपेंड है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड है। किसके डिस्टेंस पर, कि जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स से उस सेंटर, जिस सेंटर के अराउंड कोई चीज़ रोटेट होने वाला है, डिस्टेंस कितना है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ा दोगे ना तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। दो चीज़ें हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि आपका जो है ये जो टर्निंग इफेक्ट मिलने वाला है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड है और डिस्टेंस पर डिपेंड है। ठीक है ना, यही पूरा एग्जाम्पल में क्या है, कंक्लूजन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब आपने पढ़ा क्या, एक फटाफट अगर रिवीजन करना है तो हम रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं कि इसको, रोटेशनल मोशन किसको बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो ट्रांसलेशनल है, जब कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन में हमने आपको बताया कि देखो जब कोई कार है या फिर कोई चीज़ ऊपर से गिर रहा है, ऐसे स्ट्रेट पाथ में कोई भी चीज़ स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है। वो सारा एग्जांपल हमने बताया। रोटेशनल में जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो सिंपल सी बात है, उस वहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। ये लॉब ये सारे एग्जांपल हमने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है या फिर टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। देखो जब कोई बॉडी रोटेट करेगा तो वहाँ पर एक टाइप्स का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। फोर्स की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है वही है मोमेंट ऑफ फोर्स। और ये होता कितना है, तो देखो जो भी बॉडी रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो बॉडी का कहीं ना कहीं एक्सिस होगा, उस एक्सिस के अराउंड ही तो बॉडी रोटेट करेगा। उस एक्सिस से और जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो उसके बिटवीन डिस्टेंस और जितना फोर्स लगा रहे हो वो
इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं जो टर्निंग ऑफ बॉडी को अफेक्ट करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। पहला हमने बताया था द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कितना आप फोर्स लगा रहे हो, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा मैं किसी बॉडी पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज़्यादा मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, यानी कि वो बॉडी टर्न होएगी, ठीक है ना। फिर हमने बताया था कि वो टर्निंग कितना होगा, ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है कि जो एक्सिस है जिसके अराउंड बॉडी रिवॉल्व कर रहा है उस बॉडी से मैं कितना दूर फोर्स लगा रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, है क्या चीज़ें। जैसे देखो ये कोई बुक है, अगर इस बुक को मैं ये वाला पॉइंट फिक्स कर दूँ, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत कम फोर्स में लगा के ही हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप घर पे भी कर सकते हैं। आप इसको बुक को ऐसे टेबल पर रखो, टेबल पर रख के एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे पुश कर लो ताकि ये मूव ना हो, और एक बार यहाँ फोर्स लगाओ, एक बार यहाँ फोर्स लगाओ। यहाँ पर जब आप फोर्स लगाओगे तो इसको रोटेट करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ फोर्स लगाओगे तो बड़ा ईजिली ये क्या हो जाएगा, मूव होगा, मतलब कि रोटेट करेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने बताया, और मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ये सब बताया, ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें आप वापस से देख लेना। इसके बाद हम जो है बाई चेंजिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कि भाई आपका जो है मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है ना, या जो भी आपको मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको चेंज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि चाहो तो चेंजिंग द पॉइंट। अब आप जब पॉइंट को चेंज करोगे, मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे थे उस पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन मोशन का चेंज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। एक बार आप किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाओ, एक बार ऐसे फोर्स लगाओ, तो ऐसे फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ऐसे मूव करे, ऐसे फोर्स लगाओ तो हो सकता है ऐसे मूव करे, समझ में आया। ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर उसके बाद ये हमने एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है, टर्निंग मोमेंट का, ठीक है ना, टर्निंग क्या बोलते मोमेंट ऑफ फोर्स का, ये सारा हमने एग्जाम्पल, या टार्क जो भी बोलो, ये सब हमने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक अलग टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा सा नोट्स बनाइए, ठीक है, अच्छे से, और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आज से ठीक मान के चलो 11-12 महीने में आपका फिर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जो बाद में वीडियो देखा गया उसके लिए कुछ और डेट निकल के आएगी। तो जय हिंद, जय भारत।